तो बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद, किसका डिस्कशन? टाइप्स ऑफ कंडक्टर का। और उसके बाद हमने सीखा कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। दो तरह के कंडक्टर हमने देखे, एक था बैटरी से कनेक्टेड और एक था जो कि आइसोलेटेड था, बैटरी से कनेक्टेड नहीं था। ऐसे दो कंडक्टर हमने देखे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक कंडक्टर है जो कि बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ये एक कंडक्टर है जो कि बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, और ये कंडक्टर है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स मैं बना रहा हूं, ज्यादा भीड़ नहीं करूंगा, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा। तो ध्यान से सुनो, ये आइसोलेटेड कंडक्टर है। ये क्या है? आइसोलेटेड कंडक्टर है। तो यहां पर रैंडम मोशन था। समझ में आया क्या? कैसा था? रैंडम मोशन। वो उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब रैंडम मोशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यार यहां पर, सर ये और कितना लंबा है, बस 2 लाइन में हम कंक्लूड कर रहे हैं कि यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, नो एक्सटर्नल फोर्स। और ये थोड़ी दूर चलता है अपनी वेलोसिटी से। मान लो ये u1 वेक्टर है, ये u2 वेक्टर है, और ये u3 वेक्टर है, ये u4 वेक्टर है, ये u5 वेक्टर है, और ये कोई u6 वेक्टर है। ये सब वेलोसिटीज मैंने यहाँ पर मार्क कर दी। बात समझ में आ गई क्या? u5 वेक्टर। तो मैं आपको बताऊं कि ये चल के फिर टकरा जाते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ लेकर ये टकरा जाते हैं। समझ में आया? एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्या है कि सबसे पहली बात कि कॉज ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे मैं आपको कह रहा हूँ कि टाइप ऑफ मोशन। तो अगर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल बैटरी, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं हो, तो क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। स्ट्रेट लाइन मोशन बिटवीन टू कोलिजन्स। मतलब ये ऐसे चलते हैं, सीधे जा रहे हैं यूं, फिर ऐसे यूं, फिर ऐसे यूं, मतलब ऐसे टहलते रहते हैं, टक्कर लेंगे, फिर ऐसे 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 करके चलते रहते हैं। सीधे जाएंगे टक्कर, फिर ऐसे मुड़ेंगे टक्कर, फिर ऐसे मुड़ेंगे टक्कर, फिर ऐसे मुड़ेंगे, मतलब टक्कर खा खा के चलते रहते हैं और वहीं के वहीं घूमते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? पॉज करो, कॉपी कर लो। ओवरऑल वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन जो ये कोलिजन होना है, कोलिजन ही इनकी वजह है कि ये रैंडम मोशन करते हैं। टकराते हैं फिर अलग डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, टकराते हैं फिर अलग डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। समझ में आया क्या? तो कॉज क्या है इनके रैंडम मोशन का? कोलिजन। बात समझ में आ गई क्या? और हर दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम एक नया नाम देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। खैर मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं कि आइसोलेटेड कंडक्टर में कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन। आइसोलेटेड कंडक्टर में कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन बिटवीन टू कोलिजन। स्ट्रेट लाइन मोशन बिटवीन टू कोलिजन। ठीक है, सारी बकवास का जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन टकराता रहता है, घूमता रहता है, टकराता रहता है, घूमता रहता है, टकरा के इधर आ जाएगा, फिर स्ट्रेट लाइन मोशन टकराए, स्ट्रेट लाइन मोशन टकराएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन टकराएगा, तो रैंडम मूव करता रहता है। यहां पे क्या होता है, ध्यान से सुनो, कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो भी होगी, जो थर्मल वेलोसिटी हमने डिस्कस करी थी, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके ऊपर जो इसकी रैंडम वेलोसिटी है वो ये है, ठीक है, और
इसके ऊपर इसकी जो रैंडम वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स आई वो इधर की तरफ आ गई। समझ में आएगा? एक्सटर्नल बैटरी की वजह से जो फोर्स आई वो ये, और ये है थर्मल वेलोसिटी। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि भैया ये इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट लेके आएगा और फिर ऐसे जाएगा। समझ आएगा? ये इसका रिजल्टेंट है। समझ में नहीं आई आपको बात? तो जो इसका ये इधर वाला जो मोशन है ना, ये वाले मोशन जो हर इलेक्ट्रॉन का आपको दिख रहा है, रिजल्टेंट है। क्या है ये? रिजल्टेंट है। जाना तो ये इधर चाह रहा था, रैंडम वेलोसिटी उसकी इधर थी, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स आई उसकी वजह से इधर जाने लगा। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो जो कहीं कहीं जा रहे हैं, मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, थर्मल वेलोसिटी। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन उसके ऊपर भी फोर्स कहाँ आई हुई है? इधर की तरफ। तो इसका मोशन कैसा होगा? इसका मोशन भी ऐसा होगा। बात समझ में आई क्या? तो ये जो आपको दिख रहा है ना, रिजल्टेंट है किसका? फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का और थर्मल वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है वो है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन ये भी नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल स्ट्रेट लाइन हम मान लेते हैं कि नेट इनका इधर है। बात समझ में आ गई क्या? ये अभी भी टकराएगा, फिर थोड़ा सा उधर मुड़ेगा और इसका जो फोर्स का रिजल्टेंट आएगा वो नेट इस डायरेक्शन में आएगा। समझ में आया? मतलब अभी भी वो रैंडमली मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर एक फोर्स है, एक्सेलरेशन है, तो थोड़ा सा कर्व पाथ लेके जाता है, लेकिन नेट मोशन इसका इलेक्ट्रॉन्स का उधर ही होता है। बात समझ में आ गई क्या? इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट मोशन है वो उधर की तरफ ही होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यहां पर तो स्ट्रेट लाइन मोशन था बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यहां पर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में हल्का सा कर्व्ड पाथ आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। बात समझ में आई क्या? तो रिजल्टेंट लेकिन उधर की तरफ ही रहता है। पॉज करो, इसको कॉपी करो आप फटाफट से। तो रब कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो यहां पर तो कैसा था? रैंडम मोशन था, और कैसा था? स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गई क्या? और यहाँ पे कैसा है? कर्व्ड पाथ होगा। और अगर वेलोसिटी भी उधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है, तो हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन ही मूव कर जाए। बात समझ में आ गई क्या? तो लिख लेते हैं इसको, लिख लेते हैं, जल्दी से लिखते हैं। इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर, लिखो फटाफट से, लिखो जल्दी से। इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर, लिख लो फटाफट से। इन एन, मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख लो। इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर, electrons move with thermal, मैं जानता हूं थोड़ा सा लंबा खिंच गया ये, लेकिन लिख लो, कोई पॉइंट मिस नहीं किया मैंने। इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स मूव विथ थर्मल वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू कोलिजन्स। अगर आप लिखना चाहते हो तो हेडर पे लिख लो, अगर आप लिखना चाहते हो तो हेडर पे लिख लो कि कोलिजन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है, और मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या जो और आयंस है उनके साथ। हेडर पे लिखना चाहो तो लिख लो, तो कोलिजन किस किस के बीच में होता है? कोलिजन, कोलिजन का नोट है ये, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट कोलाइड with
another moving electrons and ions oscillating at their position. उनसे कोलाइड कर जाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से नोट कर लो, पॉज करके इसको कॉपी करो, मैं रब कर रहा हूं। However, when cell or battery is connected across the ends, then electron will move then electrons will move under the influence of thermal velocity and as well as influence of electric field. ठीक है, अब वो स्ट्रेट लाइन में हो भी सकता है, नहीं भी। अगर उसकी थर्मल वेलोसिटी इधर ही हुई और इधर ही उसके ऊपर फोर्स आ गई तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और अगर उसकी वेलोसिटी में और फील्ड में कोई एंगल हुआ, उस फोर्स में कोई एंगल हुआ, तो उसका पाथ कर्व लीनियर हो सकता है। कर्व लीनियर मतलब कर्व्ड हो सकता है। बात समझ में आ गई क्या? अभी उसका मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में सपोर्ट कर रही हैं तो स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर कोई एंगल हुआ उनके बीच में तो कैसा हो जाएगा? वो कर्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? एंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन may be a straight line, and curved depending upon the angle, depending upon the angle between thermal velocity and electric field. That's all. बाबा, ये है हमारा थ्योरी पार्ट सेकंड यूनिट का, जिसमें मुझे ये समझाना पड़ता है कि यार करंट फ्लो कैसे करता है, होता क्या है। बात समझ में आ गई क्या? एक लाइन रह गई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जब कोलिजन होता है तो चली कहाँ जाती है, तो वो हम दिखाते हैं हीटिंग इफेक्ट में। पॉज करके जल्दी से कॉपी करो, पहले ये वाला पॉइंट पढ़ो जल्दी से, मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप जल्दी से नोट कर लो। In an isolated conductor, electrons move with thermal velocity in a straight line. Isolated conductor में तो वो straight line में move करते हैं,
between two collisions. Okay, however, when cell or battery is connected across the ends, then electron will move under the influence. मतलब वहां अगर बैटरी कनेक्ट कर दी गई तो अब वो थर्मल वेलोसिटी और जो फोर्स उसके ऊपर आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके इन्फ्लुएंस में जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? रिजल्टेंट मोशन है। अगर ऐसा हुआ थर्मल वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों पैरेलल हुई तो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर उनके बीच में कोई एंगल हुआ तो वो कैसा होगा? कर्व। एंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी अ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन थर्मल वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी से नोट करो, मैं रब कर रहा हूं। देखो भैया, बात सुनो फटाफट से। When battery is connected, electrons speed up due to the force acting on them. Electrons speed up due to the force acting on them, and then they collide. And then they collide with ions and other electrons and loses all the kinetic energy gained in motion. ये वाली बात बताना चाहता हूं। They collide with the ions and other electrons and loses all the energy gained in motion. बात समझ में आई क्या? कि जितनी भी एनर्जी उनको मिली थी जब वो कोलाइड होते हैं तो सारी एनर्जी लूज कर जाते हैं। एंड लूजेस ऑल द एनर्जी गेन्ड इन मोशन। जल्दी से नोट करो। ये जो कोलिजन है जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है यही तो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का कॉज समझ में आया आपको क्या होता है? जो ये कोलिजन हो रहे हैं किसके? इलेक्ट्रॉन के। किसके साथ? अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ और जो आयंस है उसके साथ। तो ये जो कोलिजन हो रहे हैं यही तो रेजिस्टेंस है। दीज कोलिजन्स of moving electron with ion are considered as the cause of resistance
offered by conductor. Next and last point, the lost energy of moving electron. जो इलेक्ट्रॉन गई तो गई कहां? The lost energy of moving electron is referred as heating effect. The lost energy of moving electron is referred as heating effect of current. पॉज करके कॉपी करो फटाफट से, मैं रब करने वाला हूं. Loses all the energy gained in motion. These collisions of moving electron between moving electron with ions are considered as the cause of resistance offered by conductor. तो resistance इसकी वजह से आता है. बात समझ में आ गई क्या? ठीक है. Next, the lost energy of moving electron is referred as heating effect of current when flowing through the conductor. उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी. चलो मैं रब करता हूं. तो अब हम एक पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का, यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड का. मैं एक बात बताऊं आपको कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में खिसकता घसीटता हुआ आगे की तरफ जाता है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन घसीटता हुआ जाता है, ऐसा नहीं कि उड़ता हुआ जा रहा है. इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? ड्रिफ्ट कर रहा है. बहुत कम होती है वो स्पीड. बात समझ में आई क्या? वो स्पीड बहुत कम होती है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है. समझ में आई आपको? जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करता है वो बहुत कम होती है, इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? ड्रिफ्ट स्पीड कह रहे हैं. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो थर्मल वेलोसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, 10⁵, यानी कि 100 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 100 किलोमीटर पर सेकेंड. तो अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड का. किसका पढ़ने जा रहे हैं? ड्रिफ्ट स्पीड. हेडिंग लिखो आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सर शुक्र है हेडिंग तो चेंज हुई, वरना अपने तो लिखते लिखते दम ही निकल गए थे. बाबा वो कुछ थ्योरी ऐसी है और हर पॉइंट कवर होना बहुत जरूरी है. अभी भी 2 पॉइंट है जो मैं आगे कहीं थ्योरी में चुपके से कवर कर जाऊंगा, लेकिन अब उतना बोरिंग नहीं है, ध्यान से सुनो. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज स्पीड है. क्या है? एक एवरेज स्पीड. वैसे तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है. जो मैं आपसे लास्ट वीडियो में एक सवाल करके गया था कि अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो वायर तो इतनी लंबी होती है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी. तो भाई इतनी फास्ट स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगा तो कुछ खतरनाक काम हो सकता है. तो मैंने आपको समझाया कि वहां पे सक्सेसिव कोलिजन्स होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर चलता है फिर टकरा जाता है. बात समझ में आ गई क्या? तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, 0 से बढ़ के मैक्सिमम होती है, फिर एकदम से टकराने के बाद 0 हो जाती है, फिर उसकी स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसके बाद फिर टकराता है, फिर से वेलोसिटी 0 हो जाती है. तो यार ये जो वेरिएशंस हैं, लेकिन मैं तो क्या देखता हूं कि करंट तो यूनिफॉर्म फ्लो करता है एक वायर में से. सुनना, ये वाला पॉइंट समझने का है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों हमें कंसीडर करनी पड़ी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, एवरेज स्पीड क्यों कंसीडर करनी पड़ी? पहली बताओ ये क्या है कि एवरेज स्पीड है. क्या है ये? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
moving in a conductor when potential difference is applied. समझ में आया? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कंडक्टर में जो मोशन है, कंडक्टर के अंदर का जो मोशन है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब उसके अंदर टकरा रहा है, फिर से अपनी स्पीड वापस से बढ़ाता है और फिर से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता हुआ जा रहा है। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप करना पड़ा क्योंकि इसका सिंबल भी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम क्या मानते हैं कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है और वो यूनिफॉर्म इस वेलोसिटी से चलता चला जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज यूज किया हमने। अगर हम हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी मान लें, इसका मतलब चार्ज अलग अलग वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। कभी चार्ज कहीं से ज्यादा फ्लो कर जाएगा और कभी चार्ज कहीं से कम फ्लो करेगा। तो करंट तो कम ज्यादा होते रहना चाहिए, लेकिन पूरी वायर में हम तो क्या मानते हैं? करंट यूनिफॉर्म है। समझ में आया क्या? करंट क्या है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म करंट को पढ़ने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड यूज करना पड़ा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ध्यान से सुनो। एक टर्म है रिलैक्सेशन टाइम, जो मैं लास्ट अभी पीछे 5-10 मिनट पहले बोल रहा था। क्या टर्म है? रिलैक्सेशन टाइम। आप लिख लो इसको। इसका सिंबल है टाउ। ऐसा, ये ध्यान से देखो, किसका सिंबल है? रिलैक्सेशन टाइम का। द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। लिख लो फटाफट से। द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन two successive collisions is called relaxation time। दो मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट क्या है? इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसे गया, टकरा गया। ठीक है, अब यहाँ पे वो टकराया, उसके बाद उसका मोशन ऐसे हो गया। समझ में आया? उसके बाद उसका मोशन ऐसे गया। तो ये वाला यहाँ पे जितना टाइम लगा होगा उसको मैंने कह दिया टॉ वन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। यहाँ पे क्या है? इन दो कोलिजन के बीच में, इन दो कोलिजन के बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या है? टॉ टू है। और यहाँ पे और यहाँ इतनी दूर चला, चलने के बाद टकरा गया। तो अब इसमें जो टाइम लगा उसको मैंने क्या कह दिया? टॉ थ्री। बात समझ में आ गई क्या? तो टॉ वन, टॉ टू, टॉ थ्री। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम है। पॉज करके कॉपी कर लो, मैं रब कर रहा हूं। 1 2 3 पॉज, कॉपी। तो ध्यान से सुनो भैया, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज समझ में आ गया कि कम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप जल्दी से लिख लो। लेट u1 वेक्टर कॉमा u2 वेक्टर कॉमा u3 वेक्टर are the initial velocities of electron moving in a conductor। समझ में आ गया? ठीक है, इसकी लेंथ हमने L मान ली। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है प्लस माइनस। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इधर से इधर की तरफ, कैपिटल E, विच इज इक्वल टू V बाय L। which is equals to V by L।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड होगा V/L। खैर, और इसका अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानो, हालांकि इसमें कोई जरूरत नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप मान लो A है। समझ में आ गया? तो सुनो भाई, लेट τ1, τ2, τ3, τn are the relaxation times मैं ऐसे लिख रहा हूँ बाबा इसको, रिलैक्सेशन टाइम of n electrons n मैंने इलेक्ट्रॉन्स मान लिए हैं, समझ में आ गया? ऑफ n electrons moving in a conductor, our relaxation time of n electrons between two successive collisions। समझ में आ गई क्या बात? लेकिन सबको जो एक्सेलरेशन मिल रहा होगा वो सेम होगा। लेट A be the acceleration, A be the acceleration of each electron। समझ में आ गया? ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। लास्ट लाइन एक और लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से लिखना। लेट V1, ये U है, U1, U2, U3, ठीक है? और ये क्या है? V1, V2, V3 एंड अप टू Vn वेक्टर be the final velocities of n electrons before collision। समझ में आया? तो मुझे अब एक इक्वेशन याद है, V = U + AT। मुझे एक इक्वेशन याद है, V = U + AT। अब जल्दी से पॉज करके कॉपी करो, मैं फिर रब करने वाला हूं। मुझे ये वाली इक्वेशन याद है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। जल्दी से पॉज करके कॉपी कर लो। तो यहां पर देखना जरा क्या होगा। मैं कह रहा हूं मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं सारी वेलोसिटीज को पकड़ के सम कर दूं। मैं सारी वेलोसिटीज को पकड़ के क्या कर दूं? सबको ऐड कर दूं और उनका एवरेज ले लूं। एन इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं क्या कर लूं? एवरेज ले लूं। तो अब बात सुनो ध्यान से कि अगर यहां पर V1 लिखा जाए, अगर अब यहां पर V1 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? V1 वेक्टर। तो आप उसको क्या लिख सकते हो? U1 वेक्टर प्लस A
वेक्टर इंटू टॉ वन, फिर आप v2 वेक्टर लिखोगे और उसको क्या लिखोगे u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टॉ टू, और ऐसे करते 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 आप सबके लिए लिख दोगे। आप nth इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख दोगे। बात समझ में आ गई क्या? a वेक्टर इंटू टॉ n। अब मैंने कहा सबको ऐड कर दो क्योंकि मुझे इनका सम चाहिए ना, और डिवाइड बाय n करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इन सबको ऐड करूंगा, ये इक्वेशन 1 कह दो फॉर वन इलेक्ट्रॉन, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, फॉर nth इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई क्या? फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, फॉर थर्ड, फॉर फोर्थ, फॉर nth। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने ये इक्वेशन लिख ली। अभी मैं कह रहा हूं ऐड ऑल इक्वेशंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस 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 un वेक्टर। समझ में आया? अभी और पिक्चर बाकी है, रुको जरा, रुको जरा, सब्र करो। तो ये तो आ गया, फिर ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पर ए वेक्टर अगर कॉमन ले लूं, अगर ए वेक्टर यहाँ पर कॉमन ले लूं तो क्या ये आएगा टॉ वन प्लस टॉ टू, ऐड में ऐड है बाबा, ये ऐड एडिशन में इसके साथ। ठीक है, ऐड कर करो 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 टॉ एन। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दिया v1 v2 v3 vn। तो ये क्या आ गया यहाँ पर v1 v2 v3 vn क्या आ गया, इक्वल टू के उधर क्या चला जाएगा, इन सबका सम u1 u2 u अप टू un ये आ गया। और उसके बाद a वेक्टर कॉमन ले लिया, a वेक्टर कॉमन लिया और अंदर क्या रह गया टॉ वन प्लस टॉ टू अप टू टॉ n। तो समझने के लिए आपके क्या पॉइंट है यहाँ पर कि बाबा इनिशियल वेलोसिटीज का सम यहाँ पर 0 आता है। क्यों? क्योंकि अगर वहां से करंट को हटा दिया जाए, बैटरी को हटा दिया जाए, तो रैंडम मोशन जितनी वेलोसिटीज हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा मैंने लिखे थे ये वाली बात कि u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर अप टू un वेक्टर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो ये किसकी इक्वल बचा, सबका सम बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे भी कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करना है। डिवाइड बाय n टू टेक एवरेज। डिवाइड बाय n टू टेक एवरेज। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये कौन है v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। सर ये पहले नहीं कर सकते थे बाबू, इतने मासूम होना तो मुझे एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ता है। ए वेक्टर टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस टॉ एन डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय एन। तो इसको, इस पूरे को मैं क्या कह रहा हूं, इस पूरे को मैं कह दूंगा vd, और यू कैन से v एवरेज। और यहां पर इसको मैं क्या कह रहा हूं, a वेक्टर इनटू टॉ एवरेज, और आप इसको टॉ भी लिख सकते हो। बात समझ आ गई कि मैं जिसको टॉ एवरेज लिखा आप इसको टॉ लिख दो। तो एक्सेलरेशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है,
माइनस ई बाय एम, और ये कौन है, टॉ एवरेज वी डी। सर ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वी डी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ गई क्या? दिस माइनस साइन shows, this minus sign represents the opposition in direction of VD vector to that of electric field vector। समझ में आया? लिखो फटाफट से इसको। E tau by m, drift velocity of electron E tau by m, ये एक्सेलरेशन है E by m। इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है, E by m। पॉज करके फटाफट से कॉपी कर लो, मैं रब कर रहा हूं। वहां से शुरू किया था, V1 V2 V3 Vn सब कुछ लिखने के बाद, बहुत आसान डेरिवेशन है, सबको ऐड कर लिया और उनका एवरेज ले लिया तो मैं VD तक पहुंच गया। अब पॉज करके कॉपी करो फटाफट से, पॉज कॉपी। E tau by m, E tau by m, E tau by m, E tau by m, drift velocity, average velocity E tau by m। देखो तो क्या एक्सप्रेशन आया हमारे पास, VD वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर टॉ बाय m। अगर ऐसे भी लिखा हो तो आपको घबराने की बात नहीं है कि टॉ एवरेज क्यों नहीं लिखा, अंडरस्टूड है कि ये जो टॉ है ये एवरेज ही मान लिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब सबका अलग अलग होगा तो आपने क्या कर लिया, एवरेज मान लिया यार, दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। ई टॉ बाय एम, ठीक है, ई टॉ बाय एम। सर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिश्ता भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, हाँ होता है, ठीक है। सुनो, ये ई बाय एम एक्सेलरेशन है, ये ई बाय एम क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर मैं इफ E इज इक्वल टू V बाय L, तो VD का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखा जा सकता है E बाय M V बाय L इंटू टॉ। तो ये V बाय L किसकी जगह आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेट, तो ये मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गई बात आपको? तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है,
Vd is directly proportional to electric field, or you can say directly proportional to potential difference. Electric field intensity, potential difference applied across its ends. Potential difference applied, लिख लो फटाफट से, मेरे साथ साथ मैं रब कर दूंगा. Applied across its ends. अब तुमको लिख दे तो लिख दे यार, हमने तो पॉज करके कॉपी कर लेना. ठीक है, इसीलिए मैं तेज तेज लिख रहा हूँ. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. लेंथ जितनी बढ़ेगी वीडी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि उतनी ज्यादा कोलिजन होंगे ना. आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोलिजन पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है. ठीक है, और ये मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का ही मास है. तो अगर इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और आयन की बात करने लगो तो उसकी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो. बस यहाँ पे उस आयन का मास पुट करो, उस आयन का चार्ज पुट करो, ई की जगह उस आयन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी. बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से नोट करो आप इसको. और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि टेम्परेचर की भी बड़ी बातें हैं. स्टार मार्क कर रहा हूं, स्टार मार्क, जितने सितारे लगा सकते हो उतने सितारे लगाओ. सीबीएसई ने इसके ऊपर कई बार सवाल पूछा है कि इफ टेम्परेचर कैपिटल टी इंक्रीजेस, अगर कैपिटल टी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो यकीनन उसकी थर्मल वेलोसिटी तो इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, और Vt इंक्रीज कर जाएगी, थर्मल वेलोसिटी है ये, तो जल्दी टकरा जाएगा. तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा. ये बात समझ में आनी चाहिए कि रिलैक्सेशन टाइम घटता है तो क्यों घटता है. समझ में आएगा कि रिलैक्सेशन टाइम घटा तो क्यों घटा. बात समझ में आ गई क्या? टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर थर्मल, लिख लो आप मेरे साथ साथ, मैं सिर्फ बोल रहा हूं. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर thermal velocity increases and hence collide faster. That is, relaxation time between two collisions will get decreased. तो अब आप मुझे बताओ कि अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो Vd को डिक्रीज होना चाहिए कि नहीं. तो Vd रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, Vd के बारे में इतनी सारी बातें तो सीख लिया आपने. कंफ्यूजन यहाँ है कि Vd रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हमें ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन तेजी से आगे बढ़ जाएगा. नहीं, Vd डिक्रीज हो जाती है. टेम्परेचर बढ़ेगा, टॉ डिक्रीज करेगा तो Vd भी डिक्रीज कर जाएगी. तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टॉ डिक्रीजेस, Vd also decreases. बात समझ आ गई? ये नोट करना है. रिमेंबर बाबा, दिमाग में चिपका लेना है, स्टिक टू माइंड है. ये एसटीएम है, एसटीएम कोड वर्ड है मेरा. मैं तब बोलूंगा जब मुझे कोई बात तुम्हें याद ही करानी होगी कि स्टिक टू माइंड, चिपक जाए दिमाग में. एसटीएम, स्टिक टू माइंड. जो चीजें याद रखने की नहीं होगी मैं कह दूंगा नो नीड टू रिमेंबर एनएनआर. जल्दी से नोट करो आप इसको. लास्ट में अगर कुछ लिखोगे तो क्या लिखोगे?
कि यहाँ पे चार्ज और मास है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये चार्ज बाय मास पे डिपेंड, अगर किसी और आयन की बात चल रही है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, अगर किसी आयन की बात चल रही है तो उस आयन का चार्ज और उस आयन का मास। तो Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो, इसको चार्ज बाय मास रेशियो कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास ratio of charge carrier। नेक्स्ट लिखो मोबिलिटी। नोट कर लो सब। ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं आपसे, बहुत ही बकवास है। बस ऐसा पूछेगा कि अगर बताओ पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया तो वीडी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपका तो डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गई तो हाँ भाई तब भी डबल हो जाएगा। लेंथ को डबल कर दिया तो हाफ हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? वो बोले कि अगर रेडियस ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर चेंज कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कह दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रेडियस पे, एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब कंडक्टर की डायमेंशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में? ऐसा सवाल पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लो जल्दी से, मैं रब कर रहा हूँ। देख लो क्या क्या पढ़ा है, फटाफट से पॉज करो, कॉपी करो। सारे जवाब बता चुका हूँ, सारे जवाब बता चुका हूँ। पहले तीन केस में वीडी डबल, पहले दो केस में डबल, तीसरे केस में हाफ क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रेडियस पे डिपेंड नहीं करती। तो लिख लो जल्दी से, वी डबल, वीडी विल गेट डबल, समझ में आया? ई डबल, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल, वीडी इज ऑल्सो डबल, वीडी विल गेट डबल, एल डबल हाफ हो जाएगी। और अगर रेडियस को डबल कर दिया, अगर रेडियस को कर दिया डबल, तो भाई डिपेंड नहीं करती है यार, सिंपल बेसिक है। चल मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट लिख मोबिलिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से।
It is defined for charge carrier. It is defined for charge carrier. ठीक है, कैसे डिफाइन किया जाता है? Ability to move defines, gives us idea it gives us idea of ability of particle to move in a conductor in a material. फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखो, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? अभी अभी जस्ट हमने जो एक्सप्रेशन देखा ई टॉ बाय एम, हमने एक एक्सप्रेशन देखा ई टॉ बाय एम, तो वहां से अपने को ये समझ में आता है कि VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है. क्या एक्सप्रेशन था? VD के लिए क्या एक्सप्रेशन था? ई टॉ बाय एम. ई टॉ बाय एम, ऐसा एक एक्सप्रेशन हम अभी पढ़ के आए जस्ट. तो हमने देखा कि यार VD तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बढ़िया बात है. तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है, तो मैंने यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैंने एक नाम दे दिया मोबिलिटी. तो इनफैक्ट अगर आप देखो तो VD मोबिलिटी है क्या? म्यू इज इक्वल टू VD बाय ई. तो मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली मोबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल is defined as the ratio of drift velocity with respect to electric field. Ratio of its drift velocity with the applied electric field. यूनिट क्या होगी इसकी? ऊपर क्या है? मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर. तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ध्यान से सुनो, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे क्या है? वोल्ट पर मीटर. समझ में आया? तो ध्यान से अगर आप देखो कि वोल्ट पर मीटर नीचे है तो क्या बन जाएगा? ये थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखा हमने, तो ये क्या बन गया? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड. तो ये आ गई यूनिट. समझ में आई आपको बात? जल्दी से पॉज करके कॉपी करो. ये है मोबिलिटी. एक आखिरी बात मैं आपको और बता दूं मोबिलिटी के बारे में, फिर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं. जल्दी से सुनो. मोबिलिटी it can also be defined as mobility
मोबिलिटी, मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 वोल्ट पर मीटर है। समझ में आया? और यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसने गेन करी वो कितनी है, vd। तो म्यू इज इक्वल टू vd ही होगा if mobility is equal to the drift velocity of charged particle if it is placed in unit electric field। is equal to the drift velocity of charged particle when it is placed in unit electric field। समझ में आ गया? जल्दी से नोट कर लो क्योंकि हम चलने वाले हैं।